of multiple proportions. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस 1803 के अंदर डाल्टन के बारे में काफी सुना होगा, है ना। वो हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जिसने थी, उसी ने इसी के बारे में फिर से बताया था भाई। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, थोड़ा समझने की कोशिश करना भाई, कि ये कहता है कि हमारे पास कोई कंपाउंड जब दो एलिमेंट से मिलके बना है तो वो हमेशा, अगर वो अलग अलग कंपाउंड दे रहा है, क्या कर रहा है, वो अलग अलग कंपाउंड दे रहा है, तो जो भी कंपाउंड नया बनेगा ना वो हमेशा उसके मल्टीपल प्रोपोर्शंस में रहेगा। कैसे समझते थोड़ा सा। मान लीजिए कि हमारे पास H2 प्लस O2 है बेटा, एक तो हमारे पास H2O बना। अब H2O में क्या हुआ, यह हाइड्रोजन है और चलो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना रहा है 2, एक के लिए 1 और 2 के लिए 2, और इसके लिए कितना रहेगा 16। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए तो 1:8। ये तो हमारे पास जब H2O बना तब, तो हमने इसका क्या किया, यहाँ से हाफ O2 ले लिया। बेटा यहीं से H2O2 भी बन सकता था, H2 प्लस O2, क्या H2O2। जब H2O2 बनता हमारे पास तो क्या कंडीशन आती, 2:2 तो है, इसकी कितनी बन गई 32, मीन्स 1:16। ध्यान देना, एक चीज तो सेम हमारे पास, दूसरा उसका मल्टीपल नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं हो रहा है, इसी को बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। और देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया। ठीक है, एक हमारे पास N2O बना सकता है, एक हमारे पास N2O2, एक आप यहाँ से N2O3 भी हमारे पास बन सकता है, N2O3 कुछ इस कंडीशन में। ठीक है, एक हमारे पास NO3 की फॉर्म में मिल सकता है, कुछ इस तरह से हमने कुछ एक वैल्यू ली है। अब बेटा यहाँ से अगर आप वैल्यू की बात करते हो तो नाइट्रोजन का कितना मास है 14, और इसका कितना है 16। बेटा इसका कितना हो गया 28, ये कितना है 16, यहाँ पर कितना है 28, यहाँ पे कितना है 32, यहाँ पे कितना है 28, यहाँ पे कितना है 48। ध्यान से देखिए, यहाँ से मल्टीपल प्रोपोर्शंस है या नहीं है, दिख रहा है। यहाँ से इसका देख लीजिए, ये इसका मल्टीपल है। कुल मिला के ये कहना चाहता है कि एक सेम हो सकता है तो दूसरा उसका क्या रहेगा, मल्टीपल प्रोपोर्शंस रहेगा। नहीं आई बात समझ में, बताइए कोई डाउट हो तो। समझ में आ रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, कि वो उसका क्या रहेगा, हमेशा ही मल्टीपल में रहेगा जब वो कंबाइन करेगा तब। और ले लीजिए हमारे पास, आपने कार्बन को और ऑक्सीजन को जोड़ा तो एक CO बन गया हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में बेटा कार्बन की कितनी है 12, और इसका कितना है 16, यहाँ पे कितना है 12, और यहाँ पर कितना है 32, तो ये इसका क्या हो गया मल्टीपल हो गया। नहीं आई बात समझ में, नहीं समझे, आया कुछ कुछ समझ में, तो क्या रहेगा उसका मल्टीपल प्रोपोर्शंस रहेगा। ठीक है, लिखवाएं, लिखिए। इट स्टेट्स दैट when two elements combine together to form two or more different compounds,
different compounds, then weight of one element which combine with a fixed weight of another element, always fixed weight of another element, always have a simple whole number ratio, हमेशा ही वो किस में रहेगी बेटा, होल नंबर रेशियो में रहेगी। अभी इसकी आप रेशियो निकाल सकते हो, जैसे कि इसकी निकाल लीजिए, इसकी रेशियो कितनी आएगी, इसमें से 3:4, यही होगी ना। इसकी कितनी आएगी, 3:8। समझे नहीं समझे, आप इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है। और अगर इसमें और बताना चाहो कि कौन सा मल्टीपल, जो इसने कहा ना हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा, अब आप इसको देख सकते हो बेटा, ये और ये क्या होल नंबर रेशियो में है, इसका कितना है 4 और ये कितना है 8, या फिर 16 और 32 ले लीजिए, तो 16:32 कितना आया 1:2। समझे नहीं समझे। इसमें देख लीजिए आप 16, 32, 48, तो कितना आ गया हमारे पास, ये इसके साथ है, तो 16:32 कितना आया 1:2। बेटा इसका इसके साथ देख लीजिए 16:48 कितना आया 1:3, तो ये भी होल नंबर रेशियो और ये भी होल नंबर रेशियो है। हो जाएगा, बताइए कोई डाउट हो तो। ये उतार लिए एग्जाम्पल, अरे उतारिए ना। हो गया बेटा। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, उल्टा होता है ना, तो फिर इतना शर्मा क्यों रहे हो, होता है तो होता है ना। रिचर, RICHTER, इसने बताया था भाई इसके बारे में। क्या हो गया, और इसको इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस भी बोलते बेटा। अकेला रेसिप्रोकल नहीं, आप इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस भी इसको बोलते हो। क्या कहता है ये, हाँ एक बार लिख ले इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको बताता हूँ।
It states that when two elements are combined, when two elements are combined, separately with a fixed mass of third element, separately with a fixed mass of third element, then ratio of their masses is found in एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेटा मीन्स उसका मल्टीपल आप बोल सकते हो, टू द रेशियो ऑफ मासेस when they combine together। ठीक है, जैसे कि आप ये बोल सकते हो ए और बी किसी सी के साथ सेपरेटली कंबाइन हो जाते हैं। हम यहां से एक एग्जांपल लेते हैं, एक कार्बन है और एक सल्फर है, ठीक है भाई, ये अलग अलग है, एक ऑक्सीजन है, ये इसके साथ भी कंबाइन कर रहा है, ये इसके साथ भी कंबाइन कर रहा है, इसके साथ कंबाइन करके ये बना रहा है भाई CO2। क्या बना रहा है? CO2। ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन करके बना रहा है क्या? SO2। डेफिनेशन को फिर से ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है कि जब आप किसी दो सेपरेट बोल रहे हैं ना, अलग अलग से एलिमेंट जो आपके पास है वो कंबाइन करते किसके साथ? किसी फिक्स एक वाले मास के साथ। तो इसका मास यहाँ पर क्या रखा हमने? फिक्स्ड रखा है, ये एलिमेंट और ये दो अलग अलग हैं। तो ये कहता है कि जब इन दोनों को आप आपस में कंबाइन करेंगे तो इनका क्या मिलेगा आपको? उसका एग्रीमेंट मीन्स मल्टीपल मिलेगा। ठीक है, उल्टा ही होगा या रेसिप्रोकली होगा। ये इसके साथ जब कंबाइन करता तो क्या बनता है? CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या मिलता है भाई? कार्बन डाइसल्फाइड। अब बेटा एक बात बताइए, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिला तो क्या बना? CO2। CO2 मिला तो बेटा कार्बन का मास कितना है? 12। इसका मास कितना ऑक्सीजन का? 1 का 16, 2 का 32। समझे नहीं समझे भाई? सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या मिला? SO2। मास कितना कितना है? 32 और 32। अब हमने तीसरा कौन मिलाया? कार्बन प्लस सल्फर। अब बेटा सल्फर को आप S2 की फॉर्म में नहीं लिख रहे, 2S की फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, क्या बनेगा? CH2। अब कितना इसका? 12 और इसका कितना है? 64। कुछ बात समझी क्या कभी हमने? इन दोनों को एक के साथ फिक्स कर दिया, इनकी रेशियो आ गई, एक का मास फिक्स है। समझ में आ रही बातें? और दूसरा ऑटोमेटिक, देखिए इसका रेसिप्रोकल मिलेगा आपको। ये इसका क्या है? मल्टीपल है। इन दोनों का देखिए यहाँ पर फिक्स है, ये जब आपस में कंबाइन किया गया तो इनका क्या मिला? ये मल्टीपल मिला। समझ में आ रही बातें? ये इसका ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा? ये तो हमारे पास फिक्स था, तो ये इसमें एक को कहता है कि यहाँ से हमने क्या किया? इसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, इसको और इसको मिक्स किया, मीन्स मिलाए तो हमारे पास ये कंडीशन आ रही है। इन दोनों को मिलाया तो इनका कहता है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो एक का मास होगा ना, वो उसका क्या मिलेगा? मल्टीपल मिलेगा। समझ में आई बात? तो हमने इसको उल्टा करके लिखा है, इसलिए उसका नाम क्या है? रेसिप्रोकल है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हो कि कार्बन किसके साथ है? सल्फर के साथ। किस रेशियो में भाई?
कार्बन सल्फर 12:64 कितना हो सकता हमारे पास? हमारे पास दे रखा ना कार्बन सल्फर के साथ कितना है, यहां से कितना आप अकेला लिखोगे तो कितना लिखोगे 12:64 का हाफ हो जाएगा, क्योंकि अगर अकेला सल्फर लिखोगे तो कितना हो जाएगा 32। किस रेशियो में है 12:32 में। अब यहां पर लिख सकते हो आप, इसमें लिखिए कार्बन रेशियो सल्फर के साथ 12:32 में है, तो ये किसके साथ विद थर्ड एलिमेंट These both रेशो आर, जो हमारे पास ये दोनों रेशियो आई है इन एग्रीमेंट, किसमें भाई ये एग्रीमेंट में मीन्स मल्टीपल में है। या फिर इसका एक और दूसरे तरीके से आप इसको बेटा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। एक और का और ये एग्जांपल उतार के उसमें और लिख के आप एक डेफिनेशन और लिखें इसमें अलग से। इन ऑल द केमिकल रिएक्शन different substance always react in the ratio of their equivalent mass, क्या कहा इसने, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रही तो अलग अलग जो सब्सटेंस होगा वो हमेशा किस रेशियो में रिएक्ट करेगा भाई, उसके इक्विवेलेंट मास जो रहेगा उसकी रेशियो में रिएक्ट करेगा। अब इक्विवेलेंट मास पता है आपको, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी याद है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में था ना, फिर ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में एक्स फैक्टर, यही था ना, कुछ इसी तरह से था, समझ पा रहे हो। देखिए एक चीज और देख लीजिए, ये यहां से हो जाता है कि हमारे पास, आप यहां से एक हाइड्रोजन ले लीजिए, एक ऑक्सीजन ले लीजिए, एक सल्फर ले लें, ये इसके साथ मिक्स हुआ बेट H2S, ये इसके साथ मिला, SO2 तो नहीं बन सकता, चलो कोई नहीं, बात तो वही पड़ेगी इसमें भी, है ना। H2S बन गया, हाइड्रोजन लेंगे तो H2O, यहाँ से SO, क्या SO2 की फॉर्म में। अब देखिए बेटा कितने में, यहां से 2:16, 2:16 क्यों, 32 है, 32, 2:16, और यहाँ पर कितना है 32:16। अब आप यहाँ से समझ पा रहे हो कि देखिए एक को फिक्स कर रहे हो बेटा आप, दूसरे का मल्टीपल हो जा रहा है, और यहाँ से अगर इसकी देखते हो तो इसका क्या मिल रहा है आपको, एक का रेसिप्रोकल मिलेगा, एक का मास। इसके साथ तो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए सल्फर जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो कितने में आ रहा है 32 में, ठीक है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है 16 में,
बट इसका यहाँ से अपोजिट में आ रहा है, यहाँ पर 16 ये 32 आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो इनकी रेशियो यहाँ पर आ रही है। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें से आपकी मर्जी है कौन सी डेफिनेशन आप याद रखना चाहो वही आप रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये अपना आखिरी है, वैसे तो और भी है, कंबाइनिंग वॉल्यूम और गेलुस्कस लॉ। एक ही बात है। ठीक है, ये कहता है कि जब भी कोई गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमेशा ही एक सिंपल रेशियो के अंदर रिएक्ट करेंगी भाई। ठीक है, समझ गए। अब जो नेचर रहेगा वो अपने को, बट ध्यान ये रखना है कि आपको कांस्टेंट जो भी आपको सेम रखना, कंडीशन हमेशा ही सेम रखनी है टेम्परेचर की और प्रेशर की। ये नहीं है कि आप नीचे से टेम्परेचर को बढ़ाए जा रहे हो और फिर आप चाहोगे कि गैसेस को मिक्स कर दिया जाए, क्योंकि कोई भी गैसेस होती है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो क्या करेगी, एक्सकेप करना स्टार्ट कर देंगे, मीन्स दूर भागेंगी। समझ गए भाई। या फिर आप यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो एक दूसरे के साथ तो सिंपल रेशियो देंगी उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। समझ में आई बात। कैसे, हमारे पास H2 गैस है प्लस Cl2 ये भी गैस है भाई। ठीक है, अगर यहाँ से हमारे पास HCl गैस मिल रही है, अब देखिए कितनी मिलेगी, 2HCl। कितनी मिली, 2HCl। बेटा कितना वॉल्यूम था इसका, एक वॉल्यूम, इसका भी कितना है, एक वॉल्यूम, एक और एक मिलके कितना बना दिया, 2 वॉल्यूम बना देंगे, हो जाएगा। इसकी रेशियो कितनी आई, 1:1:2, सिंपल रेशियो हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास जब अमोनिया की फॉर्मेशन होती है एबर प्रोसेस से, H2 प्लस N2 था 2NH3, हाइड्रोजन के सामने 3, बेटा कितने 3 वॉल्यूम, इसका कितना 1 वॉल्यूम, इसके कितने 2 वॉल्यूम, कितना रेशियो आया 3:1:2। हो जाएगा। बताओ कोई डाउट हो तो ये सिंपल यही बात कहती है, इसमें लिख लीजिए। हाँ ये तीनों से भी है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम वही बता रहा है, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम का कंबाइन करना, या फिर गेलुस्कस लॉ, ये साइंटिस्ट था इसी ने बताया था इसके बारे में। लिखिए, इफ टू गैसेस कंबाइन टुगेदर, इफ टू गैसेस कंबाइन टुगेदर to provide another gas, then all are in the simple ratio, all are in the simple ratio of their volume under similar conditions, under similar condition, पानी पिया भाई, of temperature and pressure, of temperature and pressure। हो जाएगा भाई।
कर लोगे या नहीं? कर लोगे? तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। सॉरी जैसे बोल हूँ, गलती हो गई भाई। जाओ। कौन सा टॉपिक रह गया यहाँ से हमारे पास? एवरेज एटॉमिक मास। मोल कंसेप्ट हो गया? मोल कंसेप्ट तो पढ़ा था काफी। नहीं वो आप जो बता रहे थे कौन सा था वो? एक नहीं, पीपीएम तो है, ये पार्ट्स पर मिलियन। एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक हमारे पास भाई परसेंटेज कंपोजिशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये टॉपिक रहता है, और एक एम्पेरिकल फॉर्मूला। मेन टॉपिक्स में से ये दो रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। ज़्यादा है?